हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु इन सभी के विषय में पढ़ा दिया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे मिश्र धातु और उपधातुओं के विषय में डिस्कशन किया था। वहां पर उस वीडियो में मैंने आपको मिश्र धातु में क्या होती हैं, कौन कौन से उनके उदाहरण होते हैं, उनके उपयोग क्या क्या होते हैं, वो सारी बातें मैंने आपको समझा दी थी। उन सभी का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था। तो उसी के जस्ट आगे हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा उसी चैप्टर में धातु और धातु में, वो है आपका धातु कर्म। धातु कर्म इसको कहते हैं मेटलर्जी, इंग्लिश में कहते हैं मेटलर्जी, हिंदी में कहते हैं धातु कर्म, है ना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये धातु कर्म होता क्या है ना। तो धातु कर्म देखिए यहां पर क्या लिखा, देखिए लिखा कि किसी अयस्क से कम खर्चे व आसानी से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि। यानी किसी भी अयस्क से, भाई आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर से जो धातुएं होती हैं वो खनिजों के रूप में निकलती हैं, है ना। पृथ्वी के अंदर से क्या धातुएं सीधे प्राप्त नहीं हो जाती हैं, है ना। पृथ्वी के अंदर से बहुत सारी गंदगी के साथ विभिन्न प्रकार की धातुएं निकलती हैं, तो उनको साफ किया जाता है ना, जिसके बाद उनसे हम धातुएं प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि पृथ्वी के अंदर से खनिज प्राप्त होते हैं, है ना। सबसे पहले वहां पर खनिज प्राप्त होते हैं। खनिज प्राप्त होने के बाद उन खनिजों को शुद्ध किया जाता है ना, यानी खनिजों को प्योरीफाई किया जाता है, उन्हें शुद्ध किया जाता है। तो खनिज को शुद्ध करने के बाद खनिज बदल जाता है अयस्क में। यानी सबसे पहले कौन प्राप्त होता है, तो सबसे पहले आपका मिनरल्स प्राप्त होता है, यानी खनिज प्राप्त होता है। खनिज को जब शुद्ध करते हैं तो अयस्क बनता है। अब उस अयस्क से हमें धातु प्राप्त करना होता है, या उस अयस्क से धातु प्राप्त होती है। तो सबसे पहले पृथ्वी के अंदर से निकलता है खनिज, खनिज को शुद्ध करने के बाद बनता है अयस्क, और अयस्क से हमें प्राप्त होती है धातु। तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि किसी अयस्क से कम खर्चे व आसानी से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि हमारी क्या कहलाती है, धातु कर्म कहलाती है। तो डिफिनेशन बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि किसी भी अयस्क से कम खर्चे व आसानी से, है ना। किसी भी अयस्क में उपस्थित, ऐसे भी परिभाषा बता सकते हैं कि किसी अयस्क में उपस्थित धातु को उस अयस्क से कम खर्चे व आसानी से प्राप्त करने की जो विधि होती है उसे हम क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं, है ना। यानी यहां पर हमें क्या है कि बहुत खर्च ना करना पड़े और आसानी से प्राप्त भी हो जाए, एक ऐसा मेथड है आपका धातु कर्म, है ना। तो ये बात हो गई। अब अयस्क से धातु निकालने की बहुत सारी विधियां होती हैं, है ना, जिनको क्या करते हैं कि हम क्लासिफिकेशन यानी उनका वर्गीकरण करके उनको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी विधियां हैं। तो जब हम बहुत सारी चीजों को क्लासिफिकेशन करके वर्गीकरण करके पढ़ते हैं तो वो आसानी से समझ में भी आती हैं और उनका अध्ययन भी आसान बन जाता है। तो चलिए देखते हैं यहां पर धातु कर्म जो होता है आपका, वो आपका दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा, तो पहली विधि देखिए लिखा है धातु कर्म में जो पहला मेथड होता है वो होती है भौतिक विधियां। देखिए धातु कर्म में पहला वर्गीकरण लिखा हुआ है भौतिक विधियां, यानी फिजिकल मेथड्स, है ना, भौतिक विधियां। उसके बाद भौतिक विधियों के बाद दूसरी जो विधियां होती हैं उनको कहते हैं रासायनिक विधियां, यानी केमिकल मेथड्स। तो फिजिकल मेथड्स और केमिकल मेथड्स, ये दो प्रकार के धातु कर्म की विधियां होती हैं, एक भौतिक विधियां, दूसरी रासायनिक विधियां। अब देखिए भौतिक विधियों में क्या है, तो भौतिक विधियों में जनरली हम जो काम करते हैं वही किया जाता है कि उसमें हम अयस्क को तोड़ते हैं, पीसते हैं, है ना, इस तरीके का, यानी जो अपने खुद से किया जा सके काम, है कि नहीं। तो जो काम खुद से किया जा सके, अपने द्वारा किया जा सके, उनको भौतिक विधियों में सम्मिलित कर लेते हैं। बाकी जहां पर किसी केमिकल का यूज होगा, किसी मशीन का यूज होगा, तो उसके लिए हम जाते हैं रासायनिक विधियों में, फिर है कि नहीं। तो यहां पर देखिए भौतिक विधियां, भौतिक विधियों में देखिए क्या है कि सबसे पहला क्या है स्टेप आपका, अयस्क को तोड़ना व पीसना, यानी खनिज को प्राप्त करने के बाद हमने अयस्क निकाला। अब उस अयस्क को क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको उसको तोड़ना है और पीसना है। तो देखिए नंबर फर्स्ट लिखा कि अयस्क को तोड़ना व पीसना।
तो अयस्क को तोड़ना व पीसना हो गया। पहला स्टेप की अयस्क जो भी होगा उसको तोड़ा जाएगा, पीसा जाएगा। उसके बाद अयस्कों का सांद्रण, है ना। देखिए अयस्कों का सांद्रण, सांद्रण करने से क्या होता है, तो सांद्रण करने से जो धातु होती है वो हमें प्राप्त हो जाती है ना। तो यहां पर लिखा है कि अयस्कों का सांद्रण, है ना, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स इंग्लिश में। ठीक, तो अयस्कों का सांद्रण। अब देखिए सांद्रण करने की अलग अलग विधियां होती हैं भाई। जब एक बात ये देखिए कि अयस्क भी तो आपका कई प्रकार का हो सकता है, तो जिस प्रकार का अयस्क होगा उस प्रकार से हम मेथड को यूज करेंगे सांद्रण करने के लिए, यानी उसको प्राप्त करने के लिए वैसी विधि का हमें उपयोग करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो देखिए अयस्कों के सांद्रण की 3 विधियां मेन होती हैं, है ना, जो आपको यहां पर मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं क्या है कि अयस्कों का सांद्रण 3 विधियों से होता है। नंबर फर्स्ट क्या लिखा है कि गुरुत्व पृथक्करण विधि, यानी अयस्कों के सांद्रण की पहली विधि कौन सी है, तो गुरुत्व पृथक्करण विधि, इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, है ना। तो पहली क्या है, गुरुत्व पृथक्करण विधि। यहां पर स्पेस कम था इसलिए मैंने विधि शब्द नहीं जोड़ा है, आप जोड़ के लिख लीजिएगा। तो गुरुत्व पृथक्करण विधि हो जाएगी अयस्कों के सांद्रण की पहली विधि। इसके द्वारा कौन से अयस्कों का सांद्रण होगा, तो इसके द्वारा कार्बोनेट व ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। देखिए पेपर में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, है ना, कि कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, तो गुरुत्व पृथक्करण विधि से कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है ना। ये आपको ध्यान रखना होगा। कार्बोनेट क्या है, तो कार्बोनेट आपको पता है CO3 समूह, ये वाला समूह, यानी जिन अयस्कों के फार्मूले में CO3 आता होगा उनका जो सांद्रण है वो किस विधि से किया जाएगा, गुरुत्व पृथक्करण विधि से। या फिर जिनके फार्मूले में O, ऑक्साइड के लिए क्या है O, जिनके फार्मूले में O आता होगा उनका सांद्रण किस विधि से होगा, गुरुत्व पृथक्करण विधि से। तो चाहे कार्बोनेट वाला हो या ऑक्साइड वाला अयस्क हो, दोनों का सांद्रण किससे होगा, गुरुत्व पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से होगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण आपके गुरुत्व पृथक्करण विधि से होगा। उसके बाद देखिएगा सेकंड जो आपकी है, तो सेकंड आप देखिएगा नंबर 2 है फेन प्लवन विधि, है ना। फेन प्लवन विधि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड कहते हैं इंग्लिश में इसको, है ना। तो फेन प्लवन विधि, तो फेन प्लवन विधि से किसका सांद्रण होता है, तो फेन प्लवन विधि से लिखा हुआ है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण होता है, यानी जिन अयस्कों के अंदर सल्फाइड की अशुद्धियां होती हैं उनका सांद्रण फेन प्लवन विधि से किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना, ये प्रश्न इसी तरीके से पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, है ना, कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से होता है, तो वहां पर आपको बताना होगा कि फेन प्लवन विधि से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण होता है, यानी जिनके फार्मूले में S आता होगा, है ना। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे CuFeS2, है ना, ये देखिए CuFeS2 कॉपर पायराइट इसका नाम है, तो इसके फार्मूले में लास्ट में देखिए क्या आया, S आया है, तो इसका सांद्रण किस विधि से होगा, इसका सांद्रण जो होगा वो फेन प्लवन विधि से होगा। ठीक, तो इस तरीके से जिसके फार्मूले में सल्फर आता हो लास्ट में, है ना, सल्फाइड अयस्क हो गया, और ये इसका सांद्रण किससे होगा, फेन प्लवन विधि से होगा। ठीक, चलिए उसके बाद देखिएगा नंबर 3 चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसको कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन आपको पता है, नाम में देखिए आ रहा है चुंबक, चुंबक, है ना, यानी चुंबक का यूज कहां पर होगा, जहां पर लौह पदार्थों की अशुद्धियां होंगी, यानी लोहे की, जहां पर लोहे का निष्कर्षण करना हो, है ना, लोहे की धातु को प्राप्त करना हो, तो वहां पर काम आएगी आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसके द्वारा एग्जाम्पल में देखिए लिखा है लौह अयस्कों का सांद्रण, यानी लौह अयस्कों का सांद्रण, जिनमें लोहा उपस्थित होता है, जहां से आपको लोहे की धातु प्राप्त होगी या लोहा प्राप्त करना है ना, उनका सांद्रण करेंगे आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि से। तो इस प्रकार से भौतिक विधियों में आपके 2 मेथड होते हैं, अयस्कों को तोड़ना व पीसना, और दूसरा है अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण करने की 3 विधि है। पहली विधि आपकी क्या है कि गुरुत्व पृथक्करण विधि है, इसके द्वारा कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण होता है। दूसरी है फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण होता है। तीसरी है आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसके द्वारा लौह अयस्कों का सांद्रण होता है।
ठीक, तो ये हो गई आपकी फिजिकल विधियां यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, या फिजिकल मेथड्स। तो ये हो गई आपकी भौतिक विधियां। अब रासायनिक विधियों में आएंगे। तो रासायनिक विधियां यानी केमिकल मेथड्स में देखिए कौन कौन से हैं। इसमें कई सारे हैं आपके। नंबर फर्स्ट क्या है, निछालन। इसको इंग्लिश में कहते हैं लीचिंग, निछालन को, है ना। अब ये निछालन होता क्या है, तो किसी भी धातु को एक विलायक के अंदर घोल करके, है ना, किसी भी धातु के अयस्क को विलायक के अंदर घोल देते हैं और वहां से हमें क्या होता है, वो धातु प्राप्त होती है। उस क्रिया को निछालन कहते हैं। हालांकि डिटेल में सब पर बात करेंगे, अभी जो चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको एक एक हेडिंग बकायदा लिखाकर, पढ़ाकर, समझाकर सब कुछ कराऊंगा वहां पर। यहां पर केवल आपको मैं समझाने के लिए आपका थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। तो निछालन को इंग्लिश में कहते हैं लीचिंग, है ना। चलिए, नंबर 2 आपका है निस्तापन। निस्तापन को कहते हैं आपका कैल्सिनेशन, है ना। निस्तापन को कहते हैं कैल्सिनेशन। अब निस्तापन होता क्या है, तो यहां पर जो सांद्रित अयस्क होता है उसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे कम ताप पर गर्म करते हैं। तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। और निस्तापन की क्रिया जो आपकी होती है वो परावर्तनी भट्ठी में होती है, ये आपको याद रखना है ना। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निस्तापन की क्रिया किस भट्ठी में होती है, तो निस्तापन की आपकी जो क्रिया है वो परावर्तनी भट्ठी में होती है ना। ये हो गया। उसके बाद भर्जन। यहां भी क्या करना होता है, भर्जन में आपको जो सांद्रित अयस्क होता है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, देखिए निस्तापन और भर्जन दोनों में एक ही अंतर है। क्या अंतर है, निस्तापन की क्रिया वायु की अनुपस्थिति में होती है, यानी यहां पर ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, जबकि भर्जन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, यानी वहां पर ऑक्सीजन उपस्थित होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो भर्जन क्या हो जाएगा, इंग्लिश में इसको कहते हैं रोस्टिंग। तो सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। और भर्जन की क्रिया भी आपकी कहां होती है, तो ये भी आपकी परावर्तनी भट्ठी में होती है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लिखा हुआ आपका प्रगलन, है ना। प्रगलन क्या होता है, इसको स्मेल्टिंग कहते हैं इंग्लिश में। तो प्रगलन ये होता है कि किसी भी अयस्क के अंदर कोक यानी कार्बन और गालक, अभी गालक भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि गालक क्या होता है और गालक के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो गालक वो होता है जो किसी अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों से क्रिया करके उनको बाहर निकालने का काम करता है, यानी अशुद्धियों को हटाने का काम करता है अयस्क के अंदर से, तो उसको हम गालक कहते हैं। तो डिटेल में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इन सभी को तो वहां डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा। तो प्रगलन स्मेल्टिंग हो गया, है ना, कि कोक और गालक मिलाकर धातु प्राप्त करने की जो क्रिया है उसे हम क्या कह देते हैं, प्रगलन। प्रगलन की जो क्रिया है वो आपकी वात्या भट्ठी में होती है, ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं उसको, वात्या भट्ठी। तो ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि निस्तापन की क्रिया, प्रगलन की क्रिया, भर्जन की क्रिया कौन कौन सी भट्ठी में होती है। तो निस्तापन और भर्जन आपका परावर्तनी भट्ठी में होता है और जो प्रगलन की क्रिया है वो आपका वात्या भट्ठी में होता है। तो ये क्रिया आपकी वात्या भट्ठी में होती है। उसके बाद अपचयन। तो अपचयन क्या होता है, तो अपचयन का मतलब यह है किसी भी धातु के अंदर से ऑक्सीजन गैस को हटा देना या हाइड्रोजन गैस को जोड़ देना, यानी ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जोड़ना क्या होता है, अपचयन होता है ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को हटाते हैं, किसी गैस के रूप में निकाल देंगे, है ना, या हाइड्रोजन को ऐड करवा देंगे। तो इस क्रिया को हम कहते हैं कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन गैस का निकलना या हाइड्रोजन गैस का जुड़ना अपचयन हो जाता है ना। तो ये हो गया अपचयन। अपचयन के भी कई तरीके हैं, वहां पर जब मैं डिटेल में चर्चा करूंगा तो वहां पर बताऊंगा इसकी और कौन कौन सी विधियां हैं। उसके बाद देखिएगा लिखा है अमलगम विधि। अमलगम विधि क्या होता है, तो अमलगम विधि वो होती है कि इसमें किसी धातु को हम, है ना, तो जो अमलगम विधि होती है, अमलगम विधि में किसी भी धातु को हम मरकरी में घोल देते हैं, है ना, मरकरी के अंदर घोल देते हैं। मरकरी आपकी क्या होता है, द्रव धातु होती है, उसके अंदर उस धातु को हम घोल करके वहां से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, तो उसे कहते हैं अमलगम विधि। ठीक, चलिए उसके बाद अगला है विद्युत अपघटन। अब ये विद्युत अपघटन क्या होता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां पर आपका जो है विद्युत अपघटन में यहां पर धातु के इलेक्ट्रोड लगाकर,
है ना, धातु के इलेक्ट्रोड लगाकर, प्लस और माइनस इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत अपघटन की क्रिया करवाते हैं। तो यहां पर हमें कैथोड और एनोड और विभिन्न प्रकार की धातुएं प्राप्त होती हैं। तो इस क्रिया को हम कह देते हैं विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। तो इस प्रकार से क्या है आपका, ये हो जाता है धातु कर्म, मेटलर्जी। दो विधियां हैं, मैंने आपको सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया है केवल आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि एक क्लासिफिकेशन यहां पर बना हुआ था तो इनके बारे में इसलिए मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सभी के विषय में बता दिया है ना। तो आप क्या करिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे जस्ट डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए उसके जस्ट बाद हम डिस्कशन कर लेते हैं आपसे अयस्क और खनिज में अंतर के लिए। तो देखिए अयस्क और खनिज में अंतर, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या अदर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या अन्य किसी एग्जाम्स में जहां साइंस आती है वहां पर क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। तो चलिए तो देखते क्या है कि खनिज और अयस्क, इसको कहते हैं मिनरल और इसको कहते हैं ओर, अयस्क। तो डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स, अयस्क और खनिज में अंतर। तो देखेगा क्या लिखा है, खनिज लिखा कि पृथ्वी के अंदर से धातुओं के यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर से धातुओं के जो यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज। यानी किसी भी धातु है, मान जैसे लोहा है, आयरन है ना। अब लोहा क्या सीधे लोहा प्योर जमीन से नहीं निकल आएगा भाई, अंदर से जब लोहा निकलेगा तो उसमें मिट्टी होगी, धूल होंगे, कण होंगे, बहुत सारी उसमें अशुद्धियां होंगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। यानी पृथ्वी के अंदर से खोद करके कोई भी धातु निकाली गई तो उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां होंगी, तो जब उसको पृथ्वी के अंदर से निकाला गया तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसको कहेंगे खनिज। भैया वो लोहे का है तो उसको लोहे का खनिज कह देंगे, है ना। तो जिस धातु का जो यौगिक होगा पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होगा वो उसका खनिज कहलाएगा। ठीक, तो पहला पॉइंट ये हो गया कि पृथ्वी के अंदर से जिस रूप में किसी धातु का यौगिक प्राप्त होगा उसे हम खनिज कह देंगे, है ना। चलिए सेकंड इधर देखिएगा, अयस्क में आपका जो पहला है वो क्या कहता है, कहता है कि जिन खनिज पदार्थों से धातुएं कम खर्चे व आसानी से प्राप्त होती हैं। कहता है कि जिन खनिज पदार्थों से, है ना, जिन खनिज पदार्थों से जो धातुएं हैं वो कम खर्चे और आसानी से प्राप्त हो सकें उन्हें हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। यानी मान लिया कि पृथ्वी से 10 प्रकार के खनिज निकले तो कोई जरूरी नहीं है कि 10 से अयस्क प्राप्त ही हो जाए, या 10 में अयस्क आपको जो आपको धातु है वो 10 से मिल जाए। उन 10 खनिज में आपकी जो धातु हो वो निकाल ही लें आप, या उसमें उपस्थित ही हो। बहुत सारे बेकार भी निकल सकते हैं, तमाम खनिज ऐसे होंगे जिनके अंदर कोई धातु नहीं होगी, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी आपके खनिज हैं उनके अंदर धातु ही उपस्थित हो, है ना। तो यहां पर देखिए जिन खनिज पदार्थों से धातुएं कम खर्चे व आसानी से प्राप्त होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अयस्क। यानी जिन खनिजों से धातुएं प्राप्त की जा सकती हैं उन्हें नाम दिया जाएगा अयस्क का। जिनसे प्राप्त नहीं की जा सकती उनको अयस्क नहीं कहेंगे, वो तो एक प्रकार से अशुद्धियां हो गई थी एक प्रकार की। ठीक, तो ये पॉइंट कहता है अयस्क की डिफिनेशन में। उसके बाद नंबर 2 देखिएगा, इधर लिखा कि इनमें धातुओं की प्रतिशत मात्रा कम होती है। यानी खनिजों के अंदर, भाई खनिज बिल्कुल अशुद्ध रूप है, तो खनिजों के अंदर जो धातुओं की प्रतिशत मात्रा है, धातुओं का जो परसेंटेज है या धातुओं की जो मात्रा है वो बिल्कुल कम होगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां होंगी, है ना। मान लिया 1 किलोग्राम धातु है उसके अंदर, तो तमाम तो उसके अंदर मिट्टी होगी और धूल कण होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, है ना। तो वहां पर क्या है कि जितनी भी क्वांटिटी रही होगी उसकी तुलना में पहले क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम। जब उसको शुद्ध करेंगे, प्योर करेंगे, तो धीरे धीरे क्वांटिटी कम होती जाएगी वहां पर, क्योंकि उसके अंदर अशुद्धियां मिला करके, मान लिया 1 किलोग्राम की धातु है, सारी अशुद्धियों को मिला करके अशुद्धियों को हटा दिया तो आधा किलोग्राम धातु बची। तो खनिज के अंदर अशुद्धियां होती हैं, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि इनमें धातुओं की प्रतिशत मात्रा कम होती है। यानी यहां पर धातुओं की जो प्रतिशत मात्रा है उनका परसेंटेज कम होता है। ठीक, इधर देखिएगा क्या कहता है कि इनमें धातुओं की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। अब अयस्क के अंदर अयस्क को शुद्ध कर लिया गया है, तो अयस्क के अंदर धातुओं की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। ये आपको, यानी यहां पर आपको धातु अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी,
ठीक। उसके बाद नंबर थर्ड कहता है कि इनमें अशुद्धियां बहुत अधिक होती हैं। वही बात आ गई, खनिजों के अंदर भाई पृथ्वी के अंदर से निकाला गया है तो धूल मिट्टी तो बहुत ही ज्यादा होगी, बाकी और जो उसके अंदर अशुद्धियां हो उससे मतलब नहीं। तो कहता है कि इनमें अशुद्धियां बहुत अधिक होती हैं। इधर क्या कहता है कि इनमें अशुद्धियां कम होती हैं, यानी अयस्कों के अंदर अशुद्धियां क्या है, बिल्कुल कम होती हैं, क्योंकि अयस्क जो है खनिज को शुद्ध करके बनाया जाता है। ठीक। अगला देखिएगा पॉइंट नंबर 4 यहां पर लिखा हुआ है कि सभी खनिजों को धातु कर्म के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। यानी चौथा पॉइंट कहता है कि सभी खनिजों को धातु कर्म के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है, यानी जितने भी आपके मिनरल्स हैं उन सभी से अयस्क प्राप्त हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो यहां पर लिखा हुआ कि सभी खनिजों को धातु कर्म के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे खनिजों से आपको अयस्क प्राप्त ही हो जाए, सभी अयस्कों को धातु कर्म के लिए उपयोग किया जा सकता है। जितने भी अयस्क हैं उन सभी अयस्कों को हम धातु कर्म के लिए प्रयोग कर सकते हैं और वहां से हमें मेटल्स यानी धातुओं की प्राप्ति हो जाती है। तो वही यहां पर आपका 4 नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद नंबर 5 देखिएगा, लिखा कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, यानी जितने भी मिनरल्स हैं आपके वो क्या है कि ओर्स नहीं होते, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। यहां पर यही कह रहा पॉइंट नंबर 5। इधर क्या लिखा है कि सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, क्योंकि अयस्क से हमें क्या है धातुओं की प्राप्ति हो जाती है। तो यहां पर क्या है कि 100% आपका जो खनिज है सारे के सारे खनिज अयस्क हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जितने भी अयस्क होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, एक प्रकार के खनिज होते हैं, है ना। तो इस डिफरेंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की ओर आपसे डिस्कशन करता हूं। अयस्क और खनिज के जो टाइप है ना, यहां पर क्या है कि टाइप ऑफ ओर्स, यानी अयस्कों को प्रकार की कैटेगरी से कितने भागों में डिवाइड किया गया है। वहीं पर आपके जो मिनरल्स होते हैं इनको भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक आपका क्या है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। इधर आप अयस्क में देखेंगे तो अयस्कों को कई भागों में डिवाइड किया गया है, यानी अयस्कों के कई प्रकार होते हैं और खनिजों के कई प्रकार होते हैं। तो यहां पर देखिएगा जो अयस्क है वो कितने टाइप में डिवाइड है टोटल। तो यहां देखिए नंबर फर्स्ट क्या है आपका ऑक्साइड अयस्क, यानी कुछ अयस्क ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है ना। तो ऑक्साइड अयस्क उन्हें कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा। एग्जांपल देखिए क्या है ऑक्साइड अयस्क का, हेमेटाइट Fe2O3, हेमेटाइट ऑक्साइड अयस्क है Fe2O3 लोहे का अयस्क होता है। नंबर 2 मैग्नेटाइट Fe3O4, मैग्नेटाइट Fe3O4 ये आपको याद रखना है। उसके बाद बॉक्साइट, तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये प्रश्न मान आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो बस याद रखिएगा कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट जो अयस्क है वो आपका एल्यूमिनियम का है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नंबर 2 देखिएगा कि कार्बोनेट अयस्क, अयस्क का दूसरा टाइप है कार्बोनेट अयस्क। इसका एग्जांपल क्या है डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या होता है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट का मिश्रण जो होता है वो डोलोमाइट कहलाता है। देखिए डोलोमाइट MgCO3 प्लस CaCO3। ठीक। उसके बाद लिखा कैलामाइन, कैलामाइन का फार्मूला देखिए क्या है ZnCO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3। तो कैलामाइन का फार्मूला क्या है ZnCO3। तो ये हो गए आपके कार्बोनेट अयस्क। और मैंने आपको बताया था कि कार्बोनेट अयस्कों का साधारण किस विधि से होता है, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, है ना। चलिए तो कार्बोनेट अयस्क हो गए। उसके बाद अगला लिखा है कि सल्फाइड अयस्क, यानी सल्फाइड ओर्स। तो सल्फाइड वालों में देखिए क्या है कि आयरन पायराइट, पहला एग्जांपल याद रखिए सल्फाइड अयस्क का, पहला कौन सा है तो आयरन पायराइट। फार्मूला क्या है FeS2। तो यहां पर लिखा है FeS2, आयरन पायराइट का फार्मूला क्या है FeS2, है ना। और ये अयस्क कौन सा है तो सल्फाइड अयस्क। और मैंने अभी आपको पीछे बताया कि सल्फाइड अयस्कों का साधारण फेन प्लवन विधि से होता है। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जो आयरन पायराइट है इसका साधारण किस विधि से किया जाएगा, तो आपको ये पता होगा कि आयरन पायराइट किसका उदाहरण है, तो सल्फाइड अयस्क का उदाहरण है। और सल्फाइड अयस्कों का साधारण किस विधि से होता है, तो वो होता है फेन प्लवन विधि से। तो ये हो जाएगा आयरन पायराइट। उसके बाद गैलेना PbS है, लेड सल्फाइड PbS, है ना, इसको कहते हैं लेड सल्फाइड, इसका नाम है गैलेना। तो अब इसका साधारण किस विधि से, तो वही सल्फाइड अयस्क है, तो इसका भी आपका फेन प्लवन विधि के द्वारा साधारण होगा। तो सल्फाइड अयस्क के 2 उदाहरण,
एक है आयरन पायराइड FeS2, एक है गैलेना PbS। उसके बाद हैलाइड अयस्क। हाइलाइड अयस्क का मतलब है इसमें हाइड्रोजन होंगे। हाइड्रोजन कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 हाइड्रोजन की कैटेगरी में आते हैं। तो हाइलाइड अयस्क में पहला एग्जांपल देखिए क्या लिखा, हार्न सिल्वर। अब ये हार्न सिल्वर क्या है? तो AgCl, सिल्वर क्लोराइड को ही कहते हैं हार्न सिल्वर, है ना। तो याद रखिएगा जो हाइलाइड अयस्क है आपका वो है हार्न सिल्वर, फार्मूला है AgCl। ठीक, उसके बाद लिखा है क्रायोलाइट Na3AlF6। क्रायोलाइट Na3AlF6 है आपका। ये दोनों हाइलाइड अयस्क में दोनों हाइड्रोजन आए हुए हैं। एक आपका इसमें क्लोरीन लगा हुआ है और यहां पर आपका फ्लोरीन लगा हुआ है 6, है ना। देख रहे हैं यहां पर क्लोरीन है, यहां पर फ्लोरीन है। तो हाइलाइड का मतलब ये होता है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो 4 प्रकार के एलिमेंट आपको यहां पर मिल जाएंगे, उनमें से कोई भी नाम हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया हैलाइड अयस्क। चलिए उसके बाद देखिए एक टाइप यहां पर बचा हुआ है सल्फाइड अयस्क, यानी अयस्कों का जो 5वां टाइप है या अगला टाइप है वो क्या है आपका? सल्फाइड अयस्क। कौन कौन सा है इसमें? देखिए जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिप्सम मैंने आपको पढ़ाया है। तो जिप्सम हो गया। दूसरा है फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट बिल्कुल आसान है, FeSO4। उसके बाद कॉपर पायराइड। कॉपर पायराइड का फार्मूला, कॉपर पायराइड कॉपर का अयस्क है, CuFeS2 इसका फार्मूला है। तो कॉपर पायराइड किसका अयस्क है? कॉपर पायराइड का अयस्क है ना। ये आपका फार्मूला इसका क्या होगा? तो कॉपर पायराइड का जो फार्मूला होगा, तो कॉपर पायराइड का फार्मूला क्या होगा कि CuFeS2 हो जाएगा, ये आपको याद रखना। तो सल्फाइड अयस्क देख लीजिए, यहां भी सल्फाइड लिखा था लेकिन कुछ ज्यादा थे तो यहां से उठा करके मैंने सल्फाइड को थोड़े से यहां लिख दिया। तो जिप्सम आपका ये है, फेरस सल्फेट है, कॉपर पायराइड है, बाकी एग्जांपल यहां लिखे हुए हैं। आयरन पायराइड, गैलेना है, यानी 2 एग्जांपल यहां सल्फाइड के और बाकी 3 आपके यहां पर लिखे हुए हैं। तो सल्फाइड के 2 एग्जांपल यहां, सल्फाइड के आपके ये। तो 4 प्रकार की कैटेगरी में या 4 प्रकार से इन अयस्कों को डिवाइड किया गया, है ना। ये इधर लिखे हुए हैं सारे, सल्फाइड वाला यहां भी लिखा है, सल्फाइड वाला यहां भी है, तो इनको एक जगह कर लीजिएगा। ठीक, ये हो गया। तो इधर अयस्क के हो गए प्रकार, यानी अयस्क कितने टाइप का हो सकता है। अब देखिए जिन खनिजों से हमें धातुएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम कहते हैं धात्विक खनिज। जिन खनिजों से हमें धातुएं प्राप्त नहीं होती हैं उनको कहते हैं अधात्विक खनिज। तो खनिज का वर्गीकरण 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। परिभाषा क्या बनेगी, डेफिनेशन? तो बिल्कुल आसान है धात्विक खनिज की, कि ऐसे खनिज जिनसे धातुएं प्राप्त की जा सकती हैं उन्हें हम धात्विक खनिज कहते हैं, है ना। तो ये देखिए एग्जांपल में लिखा है बॉक्साइट, हेमेटाइट, कॉपर पायराइट आदि, यानी यहां पर जिनसे हमें धातुएं प्राप्त होंगी, जिनसे हम कोई मेटल निकाल सके, जिनसे हम कोई धातु प्राप्त कर सके, उनको कहेंगे धात्विक खनिज। धात्विक खनिज देखिए बॉक्साइट, हेमेटाइट, कॉपर पायराइट ये सब हैं, इनसे हमें धातुएं मिल जाती हैं। उसके बाद दूसरा देखिए अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज वो होते हैं जिनसे धातुएं प्राप्त नहीं की जा सकती या जिनमें धातुएं नहीं होती हैं, है ना। तो यहां पर देखिए इसके एग्जांपल में चूना पत्थर, है ना, इससे कोई धातु प्राप्त नहीं होगी। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, तो कैल्शियम तो है लेकिन कैल्शियम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक, उसके बाद देखिए अभ्रक, हीरा, नमक, जिप्सम। यहां भी देखिए जिप्सम का एग्जांपल लिखा है इसमें, है ना। तो जिप्सम क्या है? जिप्सम एक सल्फाइड अयस्क है। तो अयस्क के प्रकार से जिप्सम तो सल्फाइड अयस्क है, लेकिन जिप्सम से हम कैल्शियम को प्राप्त नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इनकी परिभाषा है कि जिनसे हम क्या है, जिनसे हमें धातुएं प्राप्त नहीं हो सकती हैं या ऐसे खनिज जिनसे कोई भी धातु प्राप्त नहीं हो सकती है उन्हें हम कहते हैं अधात्विक खनिज। इनमें धातुएं तो हैं लेकिन धातुएं प्राप्त नहीं होती हैं, है ना। तो इसलिए इनका नाम है अधात्विक खनिज, है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाता है आपका खनिज अयस्क में अंतर, इनके टाइप, धातु कर्म क्या होता है उसका क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया है ना। तो चलिए फिर उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।